वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। 12th क्लास के बच्चे, आई होप यू आर स्टडिंग वेल। और 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस में हम आपका जो सेकंड चैप्टर है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत, वो कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा चैप्टर हमने बहुत ही शानदार तरीके से मैप्स के माध्यम से और बहुत अलग अलग पिक्चर्स के माध्यम से समझ लिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार वो देखिए, आपको पूरा चैप्टर बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। आज हम करेंगे उसी चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स हम इसलिए करते हैं ताकि आपको ये भी ध्यान में रहे कि आपने जो पढ़ा है उसको आपको लिखना कैसे है एग्जाम में, उनके जवाब कैसे देने हैं। क्योंकि कई बार उस जवाब देने की भाषा बच्चों की गलत हो जाती है, या उनको ये नहीं समझ में आता कि इसमें किस पॉइंट को ऐड करना है, किसे नहीं करना है। तो आपकी वो प्रॉब्लम्स भी हम यहाँ दूर कर दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। पहला जो क्वेश्चन है वो है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति का वर्णन करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो, आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप क्वेश्चन पढ़ो ना तो थोड़ा ध्यान रखा करो। कई बार हमें सिर्फ सही पर टिक नहीं लगाना होता, हमें ये देखना होता है कि इसमें कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही नहीं है। तो पहला कथन है कि समाजवाद प्रमुख विचारधारा थी। ठीक है, बिल्कुल थी। हमने देखा कि समाजवाद सोवियत संघ की प्रमुख विचारधारा थी, जिसको आप साम्यवाद भी कह सकते हो, समाजवाद भी कह सकते हो, या मार्क्सवाद भी कह सकते हो। वो सोवियत संघ की प्रमुख विचारधारा थी, तो ये कथन सही है। उत्पादन के कारकों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण मौजूद था। तो बिल्कुल साम्यवाद में यही होता है, जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उन पर किसी निजी हाथों का अधिकार नहीं होता, राज्य का अधिकार होता है। तो ये भी सही है, यानी कि ये हमारे आंसर नहीं है। लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोग आर्थिक रूप से बिल्कुल स्वतंत्र नहीं थे। क्यों? क्योंकि उत्पादन के साधन तो सारे सरकार के पास है, तो लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं। यानी कि ये हमारा सही आंसर है। अर्थव्यवस्था में हर पहलू की योजना बनाई और राज्य द्वारा निहित की गई थी। तो ऑब्वियसली अगर उत्पादन के साधन सारे सरकार के हाथ में है तो वो योजनाएं भी सरकार बनाएंगी। तो यानी स हमारा सही आंसर है। Which among the following statement that describe the nature of Soviet economy is wrong? सही नहीं, हमें गलत वाला ऑप्शन बताना है। सोशलिज्म वॉज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, तो ऐसा बिल्कुल सही था, सोशलिज्म तो थी, तो यानी ये सही है। स्टेट ऑनरशिप कंट्रोल एग्जिस्ट ओवर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी हमारा आंसर नहीं है। और फिर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंटेन्ड बाय द स्टेट, ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये सही है, ऐसा होता था। लेकिन पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, ये हमारा आंसर है, क्योंकि ऐसा नहीं होता था। हमें बताना क्या है, जो नहीं होता था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि जो है उल्टे सीधे दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो जब तक आपको ये ध्यान नहीं होगा कि कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी, कब हुई थी, तब तक आप वो पूरी स्टोरी जब तक आप याद नहीं करोगे ना, तब तक आप इनको कालक्रम में कैसे विकसित कर पाओगे। तो इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, बर्लिन की दीवार का पतन, सोवियत संघ का विघटन और रूसी क्रांति। तो सबसे पहले क्या हुआ था 1917 में, मैंने आपको बताया था कि बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसको जो रूस में हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति सबसे पहले हुई थी, यानी हम नंबर 1 पर रखेंगे रूसी क्रांति को। फिर अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण उसके बाद किया गया था 1979 में। वो अरीनाज में हमने पढ़ा था जब हमने दायरे पढ़े थे शीत युद्ध के, है ना। तो फिर ये दूसरा है, अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण। फिर बर्लिन की दीवार का गिरना और सोवियत संघ का विघटन। अब हमें पता है कि विघटन तो लास्ट में ही आएगा, ठीक है ना, तो ये विघटन तो लास्ट में आ गया। और विघटन से ठीक पहले सबसे बड़ी घटना क्या हुई थी, बर्लिन की दीवार का गिरना, तो ये बर्लिन की दीवार का गिरना। अब आपको कंफ्यूजन जो है वो यहाँ कई बार ऐसे भी दूर हो जाता है कि आप या तो ऊपर से शुरू कीजिए, लेकिन चूंकि दूसरे में या कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि ये अफगानिस्तान कब हुआ होगा, तो आप इसको नीचे से शुरू कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा लास्ट घटना क्या हुई थी, सोवियत संघ का विघटन, और उससे ठीक पहले बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। और आपको पता है रूसी क्रांति तो सबसे पहले ही हुई थी, तो यानी बीच में जो दूसरे नंबर पर बचता है वो क्या है, वो है अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण, तो वो दूसरे नंबर पर आएगा। यहाँ मैंने जो है इनके डेट्स भी लिख दिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। So arrange the following in chronological order: Soviet invasion on Afghanistan, fall of the Berlin Wall, disintegration of Soviet Union, and Russian Revolution. So just it is as simple to know Russian Revolution was the first thing to be happened.
then Soviet invasion, then fall of the Berlin Wall and disintegration of Soviet Union was the lastest incident to be happened. तो ये है इनका कालक्रम के अनुसार। तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या परिणाम निकले थे, उनमें से ये परिणाम नहीं है। देखो, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच वैचारिक युद्ध का अंत, तो उनके बीच हम सबको पता है कि पूंजीवाद और साम्यवाद को लेकर जो वैचारिक युद्ध चल रहा था, जब साम्यवाद की हार हो गई तो अपने आप पूंजीवाद जीत गया, तो वो अंत तो होना ही था, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। सीआईएस का जन्म होना ही था। सीआईएस ऐसी संस्था है जिसको बाद में रूस द्वारा लागू किया गया था, तो सीआईएस का जन्म जो है वो ऐसी कोई घटना नहीं है। विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में परिवर्तन हो गया, एक ध्रुवीयता शुरू हो गई थी, अमेरिका का लगभग जो वर्चस्व है वो पूरी दुनिया पे कायम हो गया। लेकिन मध्य पूर्व में संकट जो है वो सोवियत संघ के विघटन की वजह से नहीं हुआ, उसके कारण कई और रहे, जिसमें खास करके अमेरिका ने जब अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया, तो ये मध्य पूर्व का संकट उसका परिणाम है, ना कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, end of the ideological war between the US and USSR? It is not the right answer because it was the consequence after the disintegration of USSR. Birth of CIS is not the right answer. Change in the balance of power in the world order, it is also not the right answer. But the crisis in the Middle East is the right answer because it is not be counted in the consequences of the disintegration of USSR. तो ये उसके परिणामों में नहीं गिना जाता है, इसकी वजह कुछ और थी। अब है निम्नलिखित का मिलान करें, मतलब कौन सी चीज किससे रिलेट करती है। जैसे यहां हमने पढ़ा मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव को हम क्यों जानते हैं, उन्होंने क्या शुरू किया था, उन्होंने सुधार शुरू किए थे, आर्थिक सुधार किए थे, तो यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव को हम आर्थिक सुधारों के लिए जानते हैं। फिर हम शॉक थेरेपी क्या था, शॉक थेरेपी था पूरी आर्थिक व्यवस्था को दूसरी तरह की व्यवस्था में बदल देना, तो यानी ये रिलेट करता है आर्थिक मॉडल से। रूस क्या है, रूस यूएसएसआर का उत्तराधिकारी है, ठीक है। बोरिस येल्सिन कौन थे, बोरिस येल्सिन रूस के राष्ट्रपति थे, सोवियत संघ के नहीं थे। जब आपको ट्रिक बताई थी तो मैंने आपको कहा था कि जो बोरिस येल्सिन है वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति में नहीं, रूस के पहले राष्ट्रपति के तौर पर गिने जाएंगे। और वार्सा पैक्ट क्या था, एक सैन्य समझौता था, ठीक है ना। तो मिखाइल गोर्बाचेव जाने जाते हैं आर्थिक सुधारों के लिए। शॉक थेरेपी का मतलब है आर्थिक मॉडल का बदलना। रूस यूएसएसआर का उत्तराधिकारी है, बोरिस येल्सिन रूस के राष्ट्रपति थे, और वार्सा यानी एक सैन्य समझौता था, वार्सा पैक्ट जो हमने पढ़ा था पोलैंड में किया गया था वो। सो सिमिलरली मिखाइल गोर्बाचेव इज नोन फॉर introduced reforms in USSR. Shock therapy was economic model. Russia is the successor of USSR. Boris Yeltsin was the first president of Russia and Warsaw was a military pact. ठीक है, तो ये हमने लास्टली जब पढ़े थे तो ये सारी चीजें हमने ध्यान में रखी थी। तो आपको इसी तरह से मिलान करना है। अगर आप कॉपी में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो आप उसके सामने सही आंसर लिख दीजिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने हैं, खाली स्थान भरने हैं। खाली स्थानों में जो दिया गया है, सबसे पहला है सोवियत राजनीतिक व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित थी, तो वो समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। द सोवियत पॉलिटिक्स सिस्टम वाज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। यूएसएसआर द्वारा शुरू किया गया सैन्य संगठन कौन सा था, नाटो तो अमेरिका ने शुरू किया था, तो यूएसएसआर ने शुरू कर दिया था वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट वाज द मिलिट्री अलायंस स्टार्टेड बाय यूएसएसआर। कौन सी पार्टी सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था पर आई थी, हमने देखा कि सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था एक पार्टी सिस्टम थी, एक दलीय सिस्टम था, और उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट इसका राइट आंसर होगा। कम्युनिस्ट पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियंस पॉलिटिकल सिस्टम। फिर किसने 1985 में यूएसएसआर में सुधारों की शुरुआत की थी, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, मिखाइल गोर्बाचेव। तो आप सिर्फ गोर्बाचेव भी लिख सकते हो, मिखाइल गोर्बाचेव भी लिख सकते हो। गोर्बाचेव इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर इन 1985। किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था,
तो ये तो आप सबको अब तक रट गया होगा बिल्कुल कि बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल सिंबलाइज द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आपको ब्लैंक्स जो है वो फिल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है सोवियत अर्थव्यवस्था को अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश से अलग करने वाले किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये लघुतरात्मक तरह का क्वेश्चन है, जो आपको छोटे जो क्वेश्चन आते हैं उस तरह का ये क्वेश्चन है। 3 पूछा है, हालांकि मैंने यहाँ 5 लिखी है, तो आप कोई भी नोट कर सकते हो आराम से। देखो क्वेश्चन को समझो पहले। कैसे हम ये कह सकते हैं कि जो सोवियत विचारधारा है वो अमेरिका से अलग है, या ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में जो अंतर था उस अंतर में क्या ऐसी जो है अंतर थे, या क्या क्या ऐसी विशेषताएं थी जो एक दूसरे को अलग करती थी। ठीक है, 3 विशेषताएं जो सोवियत अर्थव्यवस्था को अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश से अलग करती है, उनको इस तरह से बताया जा सकता है। सबसे पहली तो सोवियत अर्थव्यवस्था ने अपने दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने के लिए जटिल संचार नेटवर्क, विशाल ऊर्जा संसाधनों और एक कुशल परिवहन क्षेत्र का अनुभव किया था। उन्होंने वहां बहुत ज्यादा इस तरह से लागू किए थे, जबकि अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने आसपास के क्षेत्रों के लिए तो कोई ज्यादा प्रयास किया नहीं, और उन्होंने जो दूरस्थ क्षेत्र थे खास करके वहां पर अपने मित्र बना लिए। जिस तरह सोवियत संघ ने अपने कब्जे में लिया, अमेरिका ने कभी भी किसी देश को अपने कब्जे में नहीं लिया, बस उसकी या तो मदद की और या फिर उस पर हमला करके इस तरह से अपने कब्जे में ली। मतलब कहने का कि जैसे फ्रांस है, फ्रांस और ब्रिटेन ऐसे देशों को अपना मित्र बनाया और फिर उन्होंने बाकी जगह पर अपना प्रभाव फैलाया। तो अमेरिका ने और सोवियत संघ ने बिल्कुल अलग अलग तरीके अपनाए देशों को अपने प्रभाव में लाने के लिए। दूसरा, सोवियत संघ के उद्योगों ने पिन से लेकर कारों तक हर घरेलू उत्पाद का उत्पादन किया जिसकी गुणवत्ता पश्चिमी तकनीक से मेल नहीं खा सकी। अब उन्होंने क्या किया, कहीं भी जो है वैश्विक हेल्प या इस तरह की कोई बात नहीं की। हर चीज हम खुद करेंगे, हर चीज हम खुद बनाएंगे, चाहे वो एक छोटी सी सुई हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी कार हो या प्लेन हो। तो ऐसे में क्या होता है, जब एक इंसान हर काम खुद करना चाहे ना, तो कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, कहीं ना कहीं गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। तो यही सोवियत संघ के साथ हुआ कि उसने दूसरों से कुछ भी हेल्प लेना उचित नहीं समझा और हर चीज खुद करने की कोशिश की, और ऐसे में उसकी जो क्वालिटी थी वो कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों से या अमेरिका समर्थित देशों से पिछड़ गई थी। सोवियत संघ ने अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया। नतीजतन सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित बुनियादी आवश्यकताओं को सब्सिडी दी। ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये अमेरिका से बिल्कुल अलग है। सोवियत संघ ने चूंकि उत्पादन के सभी साधन सरकार के हाथ में थे, तो ऐसे में जनता को कितना मिलना चाहिए या क्या देना है और उस पर कितनी सब्सिडी देनी है, कितनी छूट देनी है, कितनी हेल्प देनी है सरकार की तरफ से, वो सोवियत संघ ने कार्य शुरू किया। और यहीं से प्रेरणा भारत ने अपने संविधान में ली है। सब्सिडी से रिलेटेड जो भी है वो भारत ने सोवियत संघ से ही लिया है। खास करके हम लोग जो शुरू में योजनाएं बनाते थे, जो पंचवर्षीय योजनाएं भारत में बनी है, वो भी सोवियत संघ की ही प्रभाव का नतीजा है, या कह सकते हैं कि सोवियत संघ से ही हमने प्रेरणा ली है। चौथा है, सोवियत संघ में बेरोजगारी का अभाव था, काम हर व्यक्ति को मिला हुआ था। वहां काम हर व्यक्ति को मिला था और सरकार ये डिसाइड करती थी कि हर व्यक्ति के पास काम तो हो कम से कम। फिर भूमि और उत्पादन संपत्ति केवल राज्य के स्वामित्व में थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद में रखनी है कि साम्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि सारे उत्पादन के साधन, सारी जो भूमि है, सारी जो संपत्ति है वो सरकार के हाथ में होती है। तो ये 5 चीजें ऐसी है जो अमेरिका से अलग थी। आप इनमें से कोई भी 3 याद कर सकते हो। So we are going to mention the 3 features that distinguish USSR from America. First is Soviet economy experienced a complex communication network, vast energy resource and an efficient transport sector to connect its remotest area. क्योंकि हमने देखा है कि रूस ही एक बहुत बड़ा देश है जो कि दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो ऐसे में अगर सोवियत संघ के बारे में कल्पना की जाए तो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र था। तो ऐसे में बहुत ही शानदार नेटवर्क सोवियत संघ ने स्थापित किया था। Soviet Union industries produced every domestic product from pins to cars whose quality might not match with that of the West technology. तो वो पश्चिमी तकनीक से कहीं ना कहीं पिछड़ गए थे। Soviet Union ensured a minimum standard of living for all its citizens.
Consequently, government subsidized basic necessities including health, education, children and other welfare scheme. तो ये जो है सोवियत संघ ने शुरुआत की थी सबसे पहले. There was an absence of unemployment in Soviet Union. Or last but not the least and very important thing which distinguish Soviet Union system from all the Western system is land and productive assets were owned by the state only. वो सिर्फ सरकार के ही अंडर में थे. तो ये चीजें जो है वो सोवियत संघ को अमेरिका से बिल्कुल अलग अलग करती हैं. अगला क्वेश्चन है कि वो कौन से कारक थे जिन्होंने गोर्बाचेव को यूएसएसआर में सुधार करने के लिए मजबूर किया. हम सभी मिखाइल गोर्बाचेव को आर्थिक सुधारों के लिए जानते हैं. 1985 में जब उन्होंने अपनी सरकार शुरू की थी तो उन्होंने सुधारों की शुरुआत की थी और उन सुधारों को हम जिन नाम से जानते हैं वो है ग्लासनोस्त. ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं इनका जिक्र होगा. और दूसरी नीति को हम जानते हैं पेरेस्ट्राइका के नाम से. ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका ये गोर्बाचेव के द्वारा शुरू की गई नीतियां हैं. मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे. उन्होंने इन कारणों की वजह से उन्होंने जो है सुधारों की शुरुआत की या इन नीतियों को लागू किया. सबसे पहला कारण था यूएसएसआर को सूचना और तकनीकी क्रांतियों के बराबर पश्चिम में रखने के लिए. मतलब ये जो अमेरिका ने बहुत सारी सूचना क्रांति शुरू की, फिर टेक्निकल जो बहुत रिफॉर्म्स हुए, उनमें रूस कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था. पहले क्वेश्चन में हमने यही पढ़ा कि पिन से लेकर कार तक सोवियत संघ खुद बनाता था. तो ऐसे में उसकी तकनीक कहीं ना कहीं पिछड़ रही थी. तो अब जरूरी था कि तकनीक के मामले में अपने आप को उनके बराबर रखा जाए. तो ये उनकी नीतियों में सुधार का पहला कारण था. दूसरा, पश्चिम के साथ संबंधों को सामान्य बनाना. कोई कब तक लड़ेगा? देखो, हम अगर कहीं रहते हैं और हमारे पड़ोसी के साथ हमारी लड़ाई होती है तो क्या हम उस लड़ाई को पीढ़ियों तक लेकर जाते हैं? कहीं ना कहीं तो उस लड़ाई का अंत होता है. हम खुद भी सोचते हैं कि अरे पड़ोस में ही तो रह रहे हैं, कभी तो उस लड़ाई को खत्म करें, चलो कुछ तो अच्छी शुरुआत करें. तो ऐसे में जब महाशक्तियां लड़ रही हैं तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर दिखने लगा था. कहीं ना कहीं महाशक्तियां खुद परेशान हो गई थी. तो ऐसे में जरूरी था कि अब उन संबंधों को सामान्य बनाया जाए. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था कि पश्चिम के साथ अपने संबंधों को गोर्बाचेव सामान्य बनाना चाहते थे. सोवियत व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण करना. चूंकि वहां कम्युनिस्ट पार्टी एक दलीय शासन था तो वो कहीं भी से भी लोकतंत्र नहीं था. लोकतंत्र तब होता है जब जनता के सामने अलग अलग ऑप्शंस हों और जनता उनमें से चुने. लेकिन ये तो कहीं से भी लोकतंत्र नहीं था. तो इसीलिए गोर्बाचेव ये चाहते थे कि हमारे देश में भी लोकतंत्र की स्थापना हो. सामान्य लोगों को विशेषाधिकारों से छूट देने वाली प्रशासनिक व्यवस्था को ढीला करना. कहने का मतलब अब हर व्यक्ति को छूट मिल गई. अब जब मिनिमम हर व्यक्ति को सरकार दे ही रहा है तो सारे व्यक्ति क्या है, कहीं ना कहीं आलसी हो गए, वो अनप्रोडक्टिव होने की सिचुएशन में आ गए. तो इन विशेषाधिकारों से वो छूट देना, जो छूट मिली हुई थी उनको वो बंद करना चाहते थे. ये सबसे अहम रीजन था. What were the factors that forced Gorbachev to initiate the reforms in the USSR? Mikhail Gorbachev was the General Secretary of Communist Party of Soviet Union in 1985. He was forced to initiate the reforms in USSR due to the following reasons. And what were the reasons? To keep the USSR abreast in information and technological revolutions per the West. Then to normalize the relations with that of the West. Then to democratize the Soviet Union was the third reason, and to loosen the administrative system which exempt ordinary people from the privilege. वो ये नहीं चाहते थे कि सामान्य लोगों के पास इतने अधिकार रहे कि वो सरकार से बिना कुछ प्रोडक्शन के ही सब कुछ प्राप्त करते जाएं. अब ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसका मैंने सिर्फ पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, हम उन पर डिस्कस करेंगे. तो देखो, जब बड़े क्वेश्चंस आपके आते हैं तो आपको वैसे भी उनका जवाब हमेशा पॉइंट वाइज ही देना होता है. तो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, डिस्क्राइब आपको करना है. तो आपको एक बार समझा देती हूँ मैं. क्वेश्चन है कि भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम क्या रहे. भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणामों का विश्लेषण इन बिंदुओं के द्वारा किया जा सकता है. ठीक है. सबसे पहला था वैचारिक युद्ध की समाप्ति. अब आप इसमें क्या लिख सकते हो, हम सबको पता है
कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो युद्ध था वो मुख्यतः पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच की जो वैचारिक युद्ध था वो था। तो ऐसे में भारत जैसे जो देश गुटनिरपेक्ष देश थे, कहीं ना कहीं उनके लिए भी समस्या बन रही थी कि वो विश्व में पूंजीवाद की तरफ जाए, अपनी अर्थव्यवस्था को, या साम्यवाद की तरफ ले जाए। तो ऐसे में जब ये सब खत्म हुआ तो ऐसे देशों के लिए आसानी हो गई कि अब वो पूंजीवाद को अपना सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली पूंजीवाद बहुत जरूरी था। पूरी तरह सरकार हर चीज को नियंत्रण में करके नहीं रख सकती, कहीं ना कहीं नागरिकों को भी उसमें शामिल करना होता है। तो जब ये वैचारिक युद्ध की समाप्ति हुई तो भारत और भारत जैसे बाकी देशों के लिए ये आसानी हो गई कि अब वो अपनी अर्थव्यवस्था अपने अनुसार ढाल सकते थे। सैन्य गठबंधनों की समाप्ति हो गई, नाटो, वार्सा पैक्ट और सीटो, सेंटो, हमने खूब सारे सैन्य गठबंधन पढ़े। तो इन गठबंधनों का अब कोई अर्थ नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध भी खत्म हो चुका था। विश्व शांति और सुरक्षा की मांग उठी, इतने सारे अरीनाज बने, इतने सारे दायरे बने विश्व शीत युद्ध के कि अब भिड़े, अब दोनों महाशक्तियां भिड़ी और अब तीसरा विश्व युद्ध हुआ। तो जैसे ही ये सब खत्म हुआ वैसे ही ये कहा गया कि विश्व शांति और सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संगठन में। बहुध्रुवीय प्रणाली। अब हुआ क्या, दो ध्रुव थे, एक तरफ सोवियत संघ और एक तरफ अमेरिका। तो सोवियत संघ का तो विघटन हो गया, बचा अमेरिका एक ही। लेकिन अब अमेरिका एक ही नहीं बचा, अब बहुत सारे ध्रुव बन गए। चीन जो है वो अपना अलग प्रभाव दिखाने लगा, भारत भी एक विशाल देश है तो भारत का अपना प्रभाव है। तो ऐसे में मध्य पूर्व देशों का अपना प्रभाव है, रूस भी एक बड़ा देश है जिसका अपना विश्व में बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो ऐसे में अब एक ध्रुवीय जो द्विध्रुवीय जो सिस्टम खत्म हुआ था, जो बायोपोलैरिटी खत्म हुई थी, अब मल्टीपोलैरिटी में चेंज हो गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व हो गया, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रीय ध्रुव बन गए थे और वो अपनी अपनी धाक जमाने लगे थे। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया, ध्रुव बहुत सारे बन गए, पोलर्स बहुत बन गए, लेकिन महाशक्ति अब दुनिया में एक ही रही और उसका नाम था अमेरिका। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हावी हो गई। अब चूंकि साम्यवाद की हार हो चुकी थी तो ऐसे में अर्थव्यवस्था के नाम पर हमारे लिए ऑप्शन एक ही बचा था, वो था कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। उदार लोकतंत्र। अब चूंकि रूस जैसे देश ने भी और जो सोवियत संघ से अलग हुए थे उन जैसे देशों ने भी लोकतंत्र अपना लिया, तो लोकतंत्र जो है विश्व की महती आकांक्षा बन गई और सभी लोग जो है लोकतंत्र की आकांक्षा अपने अपने देश में करने लगे। सोवियत संघ के विघटन के कारण कई नए देश और अपनी स्वतंत्र आकांक्षाओं और विकल्पों के साथ उभरे। हमने देखा कि सोवियत संघ के 15 हिस्से हुए थे और 7 देश अलग हुए थे, यानी 15 तो देश अलग ही बने थे, जिनमें अगर रूस को छोड़ दिया जाए तो 14 छोटे छोटे देश बने थे। उनकी अपनी आकांक्षाएं थी, उनके अपने फॉरेन रिलेशंस थे। तो इन सब चीजों ने भारत को भी बहुत विशाल स्तर पर प्रभावित किया था। What were the major consequences of the disintegration of Soviet Union for countries like India? ये सिर्फ भारत के लिए बात नहीं है, भारत के जैसे देशों के लिए क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहला, end of ideological war. We all know that there were 2 ideologies, one of capitalism and second was the socialism. And socialism has got its end. Then the capitalism was only capitalism was there to go with. देन टर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री अलायंस। अब उनका कोई मतलब ही नहीं बचा था मिलिट्री अलायंसेस का। नाटो, सेंटो, सीटो, वार्सा पैक्ट एंड ऑल देम हैव गॉन विद द एंड। The demand for world peace and security arose because everyone wants to get rid of the arenas which has happened in the era of Cold War. तो इन arenas अब ऐसी घटनाएं वापस नहीं हो, ये सब लोग चाहते थे। Multipolar system, we have already know that there was biopolarity and the biopolarity got its end. तो ऐसा नहीं है कि single polar बन गया, multipolars was arose. America becomes the only superpower because Soviet संघ has got its disintegration. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डोमिनेटेड इंटरनेशनली। अब यही एक इकोनॉमी बची थी अपनाने के लिए, तो कैपिटलिस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। लिबरल डेमोक्रेसी, all of the countries in the world, almost all of the countries had adopted liberalism and democracy. The disintegration of the Soviet Union led to the emergence of many new countries with independent aspiration and alternatives. तो ये जब बहुत सारे देश बने तो उनकी अपनी आकांक्षाएं थी, अपनी विदेश नीतियां थी,
तो इसकी वजह से विश्व में जो है वैश्विक परिदृश्य पर बहुत बड़े परिवर्तन हुए थे। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अभी से इंपॉर्टेंट का टिक मार्क लगा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एंगल से आए ये क्वेश्चन आएगा जरूर आपके पेपर में। शॉक थेरेपी क्या थी? क्या ये साम्यवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन करने का सबसे अच्छा तरीका था? ये दो हिस्सों में ये क्वेश्चन है और दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन भी बनते हैं, साथ में भी आप देख सकते हो। तो शॉक थेरेपी क्या थी? सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के मॉडल को अपनाया गया, उसको शॉक थेरेपी कहा गया। ये थेरेपी विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित थी। तो ये तो हो गया शॉक थेरेपी का मीनिंग। आप इस पर पूरा वीडियो बना हुआ है तो वो आप देखें, उसमें और भी ज्यादा कॉम्प्रहेंड के साथ इसको समझाया गया। यहाँ तो हम सिर्फ एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। इसके परिणाम क्या निकले? अब क्या क्वेश्चन क्या है, क्या ये साम्यवाद में पूंजीवाद का जो परिवर्तन था वो एक अच्छा तरीका था? ये तो आप इसके लिए ये लिखेंगे कि नहीं, ये बेस्ट तरीका नहीं था। धीरे धीरे आराम से परिवर्तन किया जा सकता था, लेकिन किया क्या गया, झटके में सभी देशों की अर्थव्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया। तो उसके परिणाम क्या निकले? सबसे पहले इसके कारण पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई, बदल ही दिया। कहाँ तो हर चीज पर सरकार का अधिकार, कहाँ इनको औने पौने दामों में बेच दिया गया। रूस का औद्योगिक ढांचा पूरी तरह नष्ट हो गया। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल लगी। आप बिल्कुल इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि क्या थी गराज सेल, कि जब साम्यवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन किया गया तो सरकार के हाथ में जो भी उत्पादन के साधन थे उनको बहुत कम दामों में, बिल्कुल थ्रू आउट प्राइसेस पर उनको निजी हाथों में बेच दिया गया। और वो भी क्या किया, कालाबाजारी वहां हुई, भ्रष्टाचार वहां हुआ, तो बहुत ही कम दामों में उन्होंने सरकार से खरीदा। इसको गराज सेल कहा जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जानी जाती है। रूसी मुद्रा रूबल की कीमत में भारी गिरावट हुई, जिससे उस देश में मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई। और किसी देश की मुद्रा की कीमत में जब गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं वो देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल झटका दे देती है। तो ऐसा ही रूस के साथ हुआ था। खाद्यान्न सुरक्षा समाप्त हो गई। खाद्यान्न सुरक्षा क्या थी? देखो, जब सारे के सारे खेतों पर सरकार का अधिकार था तो जितना भी अनाज होता था वो भी सरकार के अंडर में जाता था। फिर सरकार सभी नागरिकों को बराबर मुहैया कराती थी। तो इसको फूड सिक्योरिटी या खाद्यान्न सुरक्षा योजना कहा गया। तो ये जो योजना थी, अब चूंकि सरकार के हाथ में था नहीं सारा उत्पादन, तो ये जो सिक्योरिटी थी, फूड सिक्योरिटी, खाद्यान्न सुरक्षा, ये भी खत्म हो गई थी। सकल घरेलू उत्पाद में कमी देखी गई। ऑब्वियसली अगर अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है तो जीडीपी भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। गरीब अमीर के बीच का अंतर बढ़ गया। पहले ऐसा नहीं था क्योंकि सब सरकार के हाथ में था, तो सरकार ने बराबर बराबर डिवाइड कर रखा था। अब गरीब अमीर के बीच का अंतर बहुत बढ़ गया था। माफिया वर्ग का उदय हुआ। ये जो माफिया वर्ग है, माफिया किसको कहते हैं? एक विशेष क्षेत्र में अपना कब्जा करके और किसी और को उसमें नहीं घुसने देना, उसको हम माफिया कहते हैं। तो ऐसा रूस में बहुत बड़े स्तर पर हुआ। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने कब्जा कर लिया और वो वहां के माफिया बन गए थे। संसद बहुत कमजोर संस्था रह गई थी क्योंकि संविधान बहुत जल्दबाजी में बनाया गया था। लगभग सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दे दी गई थी। तो इससे में राष्ट्रपति तो तानाशाह बन गए और संसद को बहुत कमजोर बना दिया उन्होंने। सत्तावादी राष्ट्रपति शासन शुरू हो गया, यानी कि जैसा मैंने आपको कहा सारी शक्तियां लगभग राष्ट्रपति को थी, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या हो गए? तानाशाह बन गए थे। शॉक थेरेपी से रूस के आधे बैंक और वित्तीय संस्थान तो दिवालिया हो गए, बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए, उनके पास पैसे नाम की चीज ही नहीं बची। तो यानी कि अगर शॉक थेरेपी से ये जो परिवर्तन किया गया है बिल्कुल सही रास्ता नहीं था, कोई अच्छा रास्ता, कोई हालांकि उसमें टाइम लगता, लेकिन ऐसा रास्ता अपनाया जाता जो धीरे धीरे परिवर्तन करता। ये अचानक से परिवर्तन का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं था। शॉक थेरेपी लिटरली मीन्स हीलिंग आफ्टर ट्रॉमा। After the disintegration of Soviet Union, the model of change from communism to capitalism was called shock therapy in Russia, the Republic of Central Asia and the countries of Eastern Europe. This therapy was guided by the World Bank and International Monetary Fund, IMF के द्वारा ये संचालित था। इसके रिजल्ट्स क्या क्या रहे? Due to this, the economy of the entire region was completely destroyed. It was the first consequence. The industrial structure of Russia was destroyed. Largest garage sale in history.
It should be SALE, sale. Okay. The steep fall in the price of the Russian currency, the ruble, food security is over. Food security अब नहीं बची थी. There was a decrease in the gross domestic product और you can say GDP. GDP हर देश की बहुत गिरावट आई, तो उससे उस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी. The gap between the poor and the rich widened. Rise of mafia class. Parliament remained a relatively weak institution. There was authoritarian president's rule, या हम इसको डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं. इसको अगर सत्तावादी राष्ट्रपति शासन कहें तो थोड़ा इसको अच्छा बनाना हो जाएगा. इसको हम ये कह सकते हैं कि तानाशाही राष्ट्रपति शासन वहां लागू हो गया था. Shock therapy led to the bankruptcy of half of the Russian banks and financial institutes. तो इस तरह से शॉक थेरेपी के बहुत ही बुरे परिणाम खास करके रूस को भुगतने पड़े थे. लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में आपको एक निबंध लिखना है. आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं. अगर आप समझेंगे तो आप दोनों में लिख सकते हैं. दूसरी दुनिया के विघटन के साथ भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे पारंपरिक दोस्तों के बजाय अमेरिका के साथ दोस्ती पर ध्यान देना चाहिए. ये बात कही गई है कि अब चूंकि तो रूस का तो विघटन हो गया यूएसएसआर का, तो ऐसे में भारत को रूस का हाथ छोड़ के और अमेरिका का साथ कर लेना चाहिए. लेकिन क्या ये सही होता है? अब इसके सही और गलत पे आपको एक निबंध लिखना है. देखो, अपने अपने परसेप्शंस होते हैं, लेकिन जहां तक मेरा परसेप्शन है या फिर जहां तक इसको अगर लिबरली सोचा जाए तो ये कहा जा सकता है कि क्यों हम अपने ऐसे मित्र का साथ छोड़ें जिसने हमको हर क्राइसिस में हमारा साथ दिया है, जिसने हर समस्या के समय हमारे कंधे से कंधा मिलाकर जो खड़ा रहा हो, जो हर अंतर्राष्ट्रीय समस्या के समय हमारे जिसने साथ दिया हो. क्या हम ऐसे मित्र का साथ छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि अभी वो थोड़ा खुद संकट में है? नहीं ना. तो बस यही हमारा आंसर होना चाहिए कि यद्यपि ये अच्छी बात है कि अगर अमेरिका एक महाशक्ति बन रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें उसका दामन कहीं ना कहीं थाम लेना चाहिए. लेकिन ऐसा करने के लिए हमें रूस जैसे अपने पुराने मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए. क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? भारत को अपनी विदेश नीति में इतना बदलाव नहीं करना चाहिए. अमेरिका की दोस्ती पर ज्यादा ध्यान देना तो चाहिए, लेकिन भारत को रूस के साथ स्वस्थ संबंध भी बनाए रखने चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमें अमेरिका से दुश्मनी बांध लेनी चाहिए. हमें उसके साथ भी अपने संबंधों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन रूस के साथ भी अपने संबंध स्वस्थ बनाए रखने की आवश्यकता है. क्योंकि भारत ने रूस के साथ आपसी विश्वास, हितों और लोकप्रिय धारणाओं के एक लंबे जो है बंधन का अनुभव इस तरीके से किया है. क्या क्या उसके पॉइंट्स रहे हैं? रूस और भारत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दृष्टि साझा करते हैं. यानी कि अब चूंकि बायोपोलैरिटी एंड हो गई है, जो दो ध्रुवीयता है वो अंत हो गई है, तो ऐसे में भारत भी एक विशाल देश है और रूस तो खैर है ही बहुत बड़ा देश. तो ऐसे में दोनों देश कहीं ना कहीं बहुध्रुवीयता की स्थिति पैदा कर सकते हैं, ताकि एक अमेरिका जो है वो अकेला विश्व में अपना वर्चस्व, या ऐसा कह सकते हैं कि अकेला अमेरिका पूरे विश्व पर अपना कब्जा ना कर सके. अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई विश्व शक्तियों के सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, अधिक क्षेत्रवाद, संयुक्त राष्ट्र जैसे निकायों के माध्यम से निर्णय लेने के साथ लोकतंत्रीकरण कर सकते हैं. ऐसा इसलिए है कि अगर अमेरिका अकेला ही महाशक्ति बचा तो वो हर निर्णय को, हर फैसले को अपने तरीके से अपने पक्ष में जो है पलटने की कोशिश करेगा. तो ऐसे में जरूरी है कि भारत, रूस, चीन ऐसे जो बड़े देश हैं वो बहुध्रुवीयता का निर्माण करें, जो मल्टीपोलरिटी है उसका निर्माण करें. 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के एक भाग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 से अधिक द्विपक्षीय समझौतों का अनुभव किया गया. मतलब 80 से ज्यादा जो है वो द्विपक्षीय समझौते किए गए, जिसमें हमने रूस के साथ और भी बहुत, सिर्फ अर्थव्यवस्था की दृष्टि से नहीं, सामरिक दृष्टि से भी, अंतरिक्ष कार्यक्रमों की दृष्टि से भी और बहुत सी चीजों की दृष्टि से भी हमने रूस के साथ बहुत से समझौते किए हुए हैं. तो अगर हम इस तरह से बदलते हैं तो वो समझौते कहीं ना कहीं उनको हानि पहुंचेगी, जो हमारी विदेश नीति के लिए अच्छा नहीं है. भारत को कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और पर जानकारी साझा करने, मध्य एशिया तक पहुंच और चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने जैसे मुद्दों पर अपने संबंधों में रूस से बहुत लाभ हुआ है. अगर चीन के साथ संबंधों को देखें तो चीन भारत के पास ही लगा हुआ एक बड़ा देश है और चीन जो है वो हमेशा से अपने प्रभाव को विस्तृत करना चाहता है.
अगर भारत ने रूस का साथ छोड़ दिया और चीन और रूस साथ में हो गए तो ये जो शक्ति संतुलन है ये गड़बड़ा जाएगा। चीन इसीलिए शांत है क्योंकि रूस भारत का अच्छा मित्र है और दोनों तरफ मित्र हैं और बीच में चीन की अवस्थिति है। ऐसे में शक्ति संतुलन बना हुआ है और चीन जो है वो उग्र रूप धारण नहीं कर सकता। रूस भारत के परमाणु ऊर्जा विमान के लिए भी महत्वपूर्ण है। जरूरत पड़ने पर भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट देकर रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में सहायता की है। तेल क्षेत्रों में साझेदारी और निवेश के रूप में रूस और उसके गणराज्य जैसे कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनसे सहयोग से भी भारत को बहुत लाभ हुआ है। रूस के लिए दूसरे सबसे बड़े हथियार बाजार के आधार पर भारत से उसको फायदा होता है और भारतीय सेना अपना अधिकांश जो हथियार है वो रूस से प्राप्त करती है। रूस और भारत ने विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में सहयोग किया है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हालांकि भारत को अपनी विदेश नीति में अमेरिका को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, लेकिन उसके लिए रूस से अपने संबंधों को कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है राइट एन एसे फॉर और अगेंस्ट द फॉलोइंग प्रोपोर्शन विथ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड India should change its foreign policy and focus more on friendship with the US rather than with the traditional friends or like Russia। तो इस पर आपको एक बात बतानी है कि किस तरह से रूस जो है उसके साथ अपने संबंधों को कायम रखे या रूस के साथ संबंधों को खत्म कर दे। ये एक बहस है, आपको फॉर या अगेंस्ट बताना है। तो आई विल ऑलवेज बी इन द फोर साइड बिकॉज रशिया वॉज a traditional friend for India and it was always there with the India whenever we need a good friend, whether it is in the power balance in Asia or whether when we were there in oil crisis or always when we needed any kind of arms. Russia was always with India, so we should not left the hand like this that just Russia is also in crisis. We should not go away and we should not get rid of all this. India should not change its foreign policy and focus more on friendship with US, but India is required to maintain healthy relation with Russia because India has experienced a long band of mutual trust, interests and popular prescription with Russia in the following manner. First, Russia and India share a vision of multipolar world, i.e. coexistence of several world powers, internationally collective security, greater regionalism, democratization and decision making through bodies like UN. More than 80 liberal agreements have been experienced between India and Russia as the part of Indo-Russia Strategic Agreement in 2001। तो बहुत सारे लगभग 80 एग्रीमेंट्स हुए थे, ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए थे इंडिया और रशिया के बीच में। India has been benefited from its relationship on the issue like Kashmir, energy supplies, sharing information on international terrorism, access to Central Asia and balancing its relation with China। तो इन सब में रशिया से बहुत हेल्प मिलती है इंडिया को। Russia is also important for India's nuclear energy plan and assisting India's space industry by giving cryogenic rockets to India whenever needed. Cooperation with Russia and its republics like Kazakhstan, Turkmenistan in the form of partnership and in investment in oil fields has also benefited India. Russia has also benefited from India on ground of the second largest arm market for Russia. Indian military gets most of its hardware from Russia. Russia and India have collaborated on various scientific projects also। तो ये वो अरीनाज हैं जहां जिनको लेकर इंडिया और रशिया को हमेशा अपनी फ्रेंडशिप बनाए रखनी चाहिए और इंडिया को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि यस वी ऑलवेज नीड अ रीच टूवर्ड्स ऑल द सुपर पावर्स, बट इसके लिए हम किसी को नेग्लेक्ट नहीं करें, हम किसी को उपेक्षित नहीं करें। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चंस आंसर का ये जो सेशन है वो खत्म होता है और आपका सेकंड चैप्टर भी एंड हो जाता है यहाँ पर।
नेक्स्ट चैप्टर भी इसी से रिलेट करता है, जहां हम अमेरिका के विश्व में वर्चस्व की जो हेगेमनी है अमेरिका की वर्ल्ड सिनेरियो में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि आपने अगर ये दोनों चैप्टर्स ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि अमेरिका का विश्व में वर्चस्व क्यों है। तो आप सबसे पहले ये दोनों चैप्टर्स पढ़ेंगे और उसके बाद में हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स आवर थर्ड चैप्टर। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो पुट डाउन वट एवर योर डाउट्स आर इन कमेंट बॉक्स, विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व देम। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां हम शुरू करेंगे नया चैप्टर। थैंक यू।